गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये नहीं पूछने वाला हूं आज मैं पूछने वाला हूं आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ऐसा मानता भी हूं कि अगर ऑफलाइन ना मिल रहा हो और ऑनलाइन अगर आपको बहुत बेहतरी से मिल रहा है तो आप सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और शिक्षा के महत्व को, शिक्षा की उपयोगिता को समझ रहे हैं। इसलिए एक बहुत अच्छा विचार मैं आप सभी को देना चाहता हूं। एजुकेशन इज नॉट अ नेम ऑफ एनी डिग्री और सर्टिफिकेट। एजुकेशन इज द नेम ऑफ आवर एक्सप्रेशंस, आवर एक्शंस, आवर बिहेवियर विथ अदर्स इन रियल लाइफ। आप सभी लोग शिक्षा के महत्व और उपयोगिता को आप बेहतरी से समझ पाते हैं। इसी के साथ मैं आज आप सभी के सामने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, मास्टर वीडियो के साथ, जिसे हम लोग एनवायरमेंटल स्टडी या पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं। आज इस टॉपिक में मैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस आप सभी को दिया गया है उसकी फर्स्ट यूनिट, पूरी फर्स्ट यूनिट एक ही वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। उस पूरी फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारा परिवार और हमारे मित्र, जिसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? परिवार और समाज का सह संबंध, बच्चे, किशोर, बूढ़े, रोगी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, हमारे पेड़ पौधे, हमारे पशु पक्षी, मालवाहक पशु, पालतू पशु, प्राकृतिक संसाधन। ये 4 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं ये फर्स्ट यूनिट में शामिल है। और इसी पूरी यूनिट को मैं एक मास्टर वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने लेके आया हूं। आशा है मेरे पहले वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत बहुत पसंद आएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आइए मेरे साथ इस वीडियो को प्रारंभ करें और संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन का आप लोग बेहतरी से अध्ययन करें। आज का जो टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम है परिवार और मित्र। ये फर्स्ट यूनिट है, सिलेबस आप लोग देख लेना अच्छे से। लेकिन उससे भी पहले आप सभी को पर्यावरण विषय की कुछ बेसिक जानकारी, कुछ विशेष तथ्यों का अवलोकन करना आवश्यक है, जिसे आप लोग मेरे साथ कुछ विशेष तथ्यों के माध्यम से देखें। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें परि हिंदी का एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चारों ओर, और दूसरा शब्द है आवरण। आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। तो पर्यावरण परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी को चारों ओर से वायु और जैविक अजैविक घटकों के द्वारा जो घेरा गया है उसे हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण। पर्यावरण के अंतर्गत 2 प्रमुख घटक आते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ये तथ्य विशेष रूप से आप सभी लोग याद रखें। कई विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न होता है कि पर्यावरण के अंतर्गत कितने प्रकार के घटक आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, नंबर 2 अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटकों के अंदर सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों को शामिल किया गया है, जबकि अजैविक घटकों के अंतर्गत वायु, तापमान, मृदा, प्रकाश और जल को शामिल किया गया है। जैविक घटकों के अंदर जीव जंतु और पेड़ पौधों को शामिल किया गया है, जबकि अजैविक घटकों के अंतर्गत वायु, तापमान, मृदा, प्रकाश और जल को शामिल किया गया है, क्योंकि इनमें जीवों जैसी क्रियाएं नहीं होती, परंतु जीव जंतु और पेड़ पौधों में सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस, सभी चयापचयी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इसलिए इन्हें जीवों में रखा जाता है। परंतु वायु, तापमान, मृदा, प्रकाश, जल में जीवों जैसी कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस न होने के कारण इन्हें अजैविक घटकों में शामिल किया जाता है। इसे हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, पर्यावरण विषय। चलिए, आज सारे विद्यार्थी विभिन्न विभिन्न देशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में क्या विश्व की संस्थाओं के द्वारा कोई प्रयास किया गया, कि विश्व के देशों के द्वारा कोई प्रयास किया गया, इसे भी जान लेना परम आवश्यक है। तो अगला तथ्य मैं आप सभी को बता रहा हूं, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित जो तथ्य है, विशेष तथ्य। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित विशेष तथ्य। पहला पॉइंट,
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जिसका एक भाग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 6 भाग आते हैं, तो उसमें एक महासभा जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग है। उसने सबसे पहले 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया नहीं गया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की, जिससे सभी देशों को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की उपयोगिता की जानकारी हो, सभी देशों के लोगों को पर्यावरण के महत्व की जानकारी हो। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उसकी महासभा ने 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। लेकिन पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को अमेरिका द्वारा मनाया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को अमेरिका द्वारा मनाया गया और एक स्लोगन दिया गया, केवल एक दुनिया, ओनली वन अर्थ। ये अमेरिका ने जब पर्यावरण दिवस मनाया था तो एक स्लोगन दिया था बहुत फेमस, कि संपूर्ण देशों को पर्यावरण के संबंध में विचार करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, पर्यावरण का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इसके संबंध में सभी देशों को और सभी देशों के नागरिकों को विचार करना चाहिए। तो 2 तथ्य हम लोगों ने समझे। पहला, विश्व पर्यावरण दिवस अमेरिका द्वारा 5 जून 1974 को मनाया गया, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा कर दी गई थी। अगला पॉइंट, पर्यावरण दिवस भिन्न भिन्न देशों के द्वारा मनाया जाएगा। ऐसा लागू होने के बाद क्या उसका केंद्र एक ही देश में रहेगा या उसका केंद्र भिन्न भिन्न देशों में परिवर्तित होता रहेगा? इस संबंध में जो प्रावधान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आए वो 1987 में आए। 1987 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यह सुझाव दिया कि पर्यावरण दिवस मनाने के संबंध में केंद्र को भी बदलते रहना चाहिए। तो केंद्र को बदलते रहने का सुझाव 1987 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। अगला विशेष तथ्य, क्या भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण की उपयोगिता को बताते हुए कुछ अनुच्छेदों को, कुछ तथ्यों को शामिल किया गया है या नहीं, देखते हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 3 में, जिसे हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 में जीवन की रक्षा से संबंधित एक बात को जोड़ा गया, जिसमें सभी जीव जंतुओं, सभी पेड़ पौधों के जीवन और सुरक्षा से संबंधित बात को ध्यान में रखकर यह बात कही गई है और जीवन की रक्षा का अधिकार सभी जीव जंतुओं को प्रदान किया गया। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों में, जिसे हम लोग नियमावली के रूप में पढ़ते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान। इसी के साथ आपने 21A में तो राइट टू एजुकेशन को बहुत बेहतरी से पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, आरटीई के प्रावधान ये 21A में है। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 48 में नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 48 में संविधान के भाग 4 में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया है और सभी राज्यों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने अपने राज्यों में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के महत्व पर विशेष बल देंगे। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में पर्यावरण के संबंध में विशेष प्रावधान बताए गए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में सभी नागरिकों के कर्तव्यों की अपेक्षा की गई है। तो 3 बातें मैंने आपको समझाई। क्या भारतीय संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा, उसके महत्व, उसकी उपयोगिता और उसके संरक्षण पर बल दिया गया है? दिया गया है। मौलिक अधिकारों में भाग 3 में आर्टिकल 21 में, नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में आर्टिकल 48 में, मौलिक कर्तव्यों में भाग 4 का आर्टिकल 51 क में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये 3 प्रमुख संविधान के पर्यावरण से संबंधित विशेष तथ्य मैंने आपको बताए।
चलिए अब मैं पहला टॉपिक आप सभी के सामने प्रारंभ करता हूं, परिवार और मित्र। ये मेरा पहला टॉपिक है, परिवार और मित्र। ये आप सभी के सामने मैं प्रारंभ करता हूं। परिवार और मित्र टॉपिक पढ़ते समय आप लोग अपने मन में एक अवधारणा और समझ बना लें। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल किया गया है तो विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ है वो ये जानना चाहता है कि आप सभी लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि आप परिवार अर्थात घरेलू वातावरण, परिवार के आस पड़ोस, परिवार के सह संबंधी, परिवार से निर्मित हुआ समाज, इसकी संपूर्ण जानकारी रखें। अगर आपको आपके परिवेश की, आपके वातावरण की बहुत अच्छी जानकारी होगी तो आप बच्चे को उसी अनुरूप सारे विषयों से अवगत करा पाएंगे। तो कोई भी टॉपिक जब हमारे सिलेबस में जोड़ा जाता है तो उस टॉपिक की यह उपयोगिता होती है कि वह टॉपिक आप सभी को स्वयं भी जानना है और अपने जिस विद्यार्थी को आपको पढ़ाना है उस विद्यार्थी को भी आप उस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे पाएं। परिवार और मित्र ये आपके यूनिट का पहला चैप्टर है जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामग्री को शामिल किया गया है। सबसे पहला टॉपिक मैं आप सभी के सामने ले रहा हूं, परिवार। परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा के फैम्यूलस शब्द से बना हुआ है, जिसका प्रारंभिक अर्थ होता है नौकर। परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा के फैम्यूलस शब्द से बना हुआ है, जिसका प्रारंभिक अर्थ होता है नौकर। परंतु इस अर्थ में कभी परिवार का अर्थ नहीं लगाया जाता, क्योंकि मन में फिर एक अवधारणा ये आएगी कि अगर नौकर फैम्यूलस वर्ड का अर्थ होता है तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर परिवार का कोई विशेष अर्थ नहीं हुआ। इसलिए प्रारंभिक अर्थ इसका नौकर जरूर होता है, परंतु इस अर्थ में परिवार का कभी भी अर्थ नहीं लगाया जाता। दूसरा पॉइंट, परिवार क्या होता है? परिवार किसी बालक की प्रथम पाठशाला होता है। परिवार किसी बालक की प्रथम पाठशाला होता है। जिस परिवार में कोई बालक जन्म लेता है वो अच्छाई बुराई प्रारंभिक रूप से, गुण अवगुण ये सारे प्रारंभिक रूप से उसी परिवार से सीखता है। इसलिए बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। जब मैं आपको एकल परिवार पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि समाज का सबसे लघु रूप एकल परिवार होता है। परिवार को समाज की इकाई कहा जाता है क्योंकि कई परिवारों से मिलकर ही, कई लोगों से मिलकर ही समाज की रचना होती है। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, किसी बालक की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार एक सामाजिक संस्था होती है। परिवार एक सामाजिक संस्था होती है, अर्थात समाज के विभिन्न रूप परिवार में दिखाई देते हैं। परिवार के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति ही समाज का निर्माता होता है। अभी एक पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ था कि देखिए, लोगों से मिलकर परिवार बनता है और परिवार से मिलकर समाज की रचना होती है, अर्थात फिर समाज का निर्माता कौन हुआ? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में आ चुका है कि समाज का निर्माता हुआ व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति के बिना समाज की रचना ही नहीं हो सकती। तो 4 पॉइंट विशेष रूप से आप लोग याद रखें। कौन कौन से पॉइंट? बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, परिवार एक सामाजिक संस्था होती है और व्यक्ति को समाज का निर्माता कहा जाता है, और व्यक्ति को समाज का निर्माता कहा जाता है। ये 4 पॉइंट विशेष रूप से आप लोग याद रखें। चलिए अब एक मुख्य पॉइंट मैं आप सभी के सामने लेके आया कि भारतीय परिवार, भारतीय परिवारों का रूप किस प्रकार का है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। भारतीय समाज किस प्रकार का है, भारतीय परिवारों का रूप किस प्रकार का है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझते चलें। भारतीय परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि भारतीय परिवारों में पुरुष प्रधान होते हैं, अर्थात जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितने भी विचारों की प्रधानता होती है, पुरुषों को होती है। जिस परिवार में पुरुष प्रधान होते हैं, पितृ प्रधान होते हैं, पितृ सत्तात्मक परिवार होगा, वो भारतीय समाज का रूप दिखाई देगा। तो हमारा भारतीय परिवार किस प्रकार का हुआ? हमारा भारतीय परिवार पितृ सत्तात्मक है, पुरुष प्रधान है। भारतीय परिवार पितृ स्थानीय है। भारतीय परिवार पितृवंशीय है।
और भारतीय परिवारों में एकल परिवारों का इतना महत्व नहीं है जितना संयुक्त परिवारों का है। एक एक शब्द को ध्यान से समझें। पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या हुआ? जिस परिवार में पुरुषों की प्रधानता हो, जिस परिवार में पुरुषों के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हों, जिस परिवार में विचार विमर्श में प्रधानता पुरुषों की ही रहती हो, उस परिवार को पितृसत्तात्मक कहा जाता है। जिस परिवार में पुरुष के स्थान पर ही स्त्री का आगमन हो, स्त्री के स्थान पर पुरुष नहीं जाता हो, अर्थात जब एक लड़की विवाह के बाद किसी पुरुष के यहाँ विवाहित होकर आती है, अर्थात उस पुरुष के घर में ही उसका निवास होता है, तब उसे कहेंगे पितृस्थानीय। अगला पॉइंट, पितृवंशीय। जिस परिवार में पुरुषों के वंश, अर्थात जिस परिवार में पुरुषों के नाम के द्वारा ही वंश की स्थापना की जाती हो, पुरुषों के नाम पर ही वंश चलता हो, उसे पितृवंशीय कहा जाता है। और संयुक्त परिवार, जिस परिवार में पति पत्नी और विवाहित बच्चे हों, जिस परिवार में पति पत्नी और विवाहित बच्चे हों, अर्थात बेटे की बहू आ चुकी हो, तो उस परिवार को कंपाउंड फैमिली, संयुक्त परिवार कहते हैं। तो भारतीय परिवार का रूप कैसा हुआ? भारतीय परिवार का रूप हुआ पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान, पितृस्थानीय, पितृवंशीय, संयुक्त परिवार। फिर माताओं का रोल क्या हुआ? क्या माताओं का परिवार में कोई रोल नहीं होता? ऐसा नहीं है। माताएं पिता के साथ विचार विमर्श में, निर्णय में सहभागी होती हैं। माताओं की सलाह के द्वारा ही पिता अच्छा निर्णय ले पाते हैं, विचार विमर्श कर पाते हैं। तो आप सभी लोग याद रखें, माताओं की भी प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन निर्णय की प्रधानता पिताओं को दी गई है, पुरुषों को दी गई है, क्योंकि वे कठोर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। माताएं भावुक होती हैं, माताएं भावनात्मक होती हैं, इसलिए उनके निर्णय में भावनाओं की प्रधानता होती है। और विद्वानों के द्वारा ऐसा माना गया है कि भावनाओं की प्रधानता में जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय उचित नहीं माने जाते। तो ये प्रमुख पॉइंट मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट, परिवार में विवाह और रक्त संबंध होते हैं। परिवार तब बनता है जिसमें विवाह होते हैं और रक्त संबंध होते हैं। परिवार के अंतर्गत एक छोटा सा उदाहरण मैं आप सभी के सामने दे रहा हूं। अगर मेरा कोई भाई है, मेरी कोई बुआ है, मेरी बड़ी दीदी है, मेरी छोटी दीदी है, मेरी छोटी बहनें हैं, क्या ये रक्त संबंध हुआ या नहीं हुआ? तो आप सभी लोग याद रखें, ये एक प्रकार का रक्त संबंध हुआ। मेरी बुआ जी मेरे रक्त संबंध की हैं, लेकिन चाची का आगमन किसी अन्य परिवार से मेरे घर में हुआ तो चाची मेरी रक्त संबंधी नहीं होंगी, क्योंकि चाची किसी दूसरे परिवार से मेरे घर में विवाहित होकर आई हैं। इसलिए यह बताया गया कि परिवार में वैवाहिक पद्धति होती है, परिवार में रक्त संबंध होते हैं, परिवार में संतान उत्पत्ति होती है। ये सारी क्रियाएं परिवार से संबंधित हैं। कुछ परिवार की विशेषताएं मैं आप सभी को बता रहा हूं, जैसे परिवार में साझा निवास स्थान होते हैं। साझा निवास स्थान का यह मतलब हुआ कि सभी लोग सम्मिलित रूप से एक परिवार में रहते हैं, सभी लोग भिन्न भिन्न कमरों में एक ही परिवार में निवास करते हैं। तो साझा निवास स्थान भी परिवार की प्रमुख विशेषता होती है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच में जो आपस के रिश्ते होते हैं उनका आधार भावनात्मक होता है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच में जो रिश्ते होते हैं उनका आधार भावनात्मक होता है। वो भावनाओं के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे भाई की भावना बहन के प्रति, बहन की भावना भाई के प्रति, बच्चों की भावना अपने पिता और माता के प्रति। तो परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनके जुड़ने का कारण क्या होता है? एक भावनात्मक आधार। परिवार एक सार्वभौमिक संगठन होता है। परिवार एक सार्वभौमिक संगठन होता है, अर्थात सबको समेटे हुए। परिवार में महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, बड़े बूढ़े भी होते हैं, परिवार में बच्चे भी होते हैं। तो परिवार एक प्रकार का सार्वभौमिक संगठन होता है। परिवार में परस्पर आर्थिक बंधन होते हैं, अर्थात सभी सदस्यों पर आर्थिक उत्तरदायित्व होते हैं, सभी सदस्यों की आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं। कौन कितना कमा के लाता है, कौन उपभोग कितना करता है। तो परिवार में परस्पर आर्थिक बंधन होते हैं। परिवार में विवाह और यौन संबंध होते हैं। परिवार में पति पत्नी में प्रजनन और नामकरण, पति पत्नी में प्रजनन और बच्चों के नामकरण की एक उचित व्यवस्था होती है। परिवार एक दीर्घकालीन समूह होते हैं। लंबे समय तक चलने वाले परिवार एक दीर्घकालीन समूह होते हैं।
परिवार के सामाजिक रचना में केंद्रीय स्थिति होती है। अगर किसी सामाजिक रचना को देखा जाए तो सामाजिक रचना में परिवार की एक केंद्रीय स्थिति मानी जाती है। दो प्रसिद्ध विद्वानों ने कुछ बातें परिवार के संबंध में कही हैं जिन्हें जान लेना आपके लिए विशेष आवश्यक है। मैकाइबर और पेज ने एक लाइन बताई कि परिवार में परस्पर पति पत्नी के संबंध में यौन संबंध होते हैं, जिससे एक निश्चित कारक का हमें पता चलता है। तो पति पत्नी के संबंधों के द्वारा संतान उत्पत्ति के कारण परिवार की संपूर्ण रूप से रचना होती है। मजूमदार ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच में रक्त संबंध प्रमुख होते हैं। मजूमदार ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच में रक्त संबंधों की प्रधानता होती है, आपस में इनमें रक्त संबंध होते हैं। परिवार के संबंध में इतने तथ्यों की जानकारी देने के बाद अब मैं आप सभी को बताता हूं परिवार के प्रकार। देखिए, परिवार के भिन्न भिन्न आधारों को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं। परिवार के प्रकार को भिन्न भिन्न आधारों पर आराम से समझिए। पहला आधार निवास के आधार पर, दूसरा अधिकार व सत्ता के आधार पर, तीसरा वंश परंपरा के आधार पर, चौथा सदस्यों और आकार के आधार पर, और पांचवा है विवाह के आधार पर। समझ में आया? चलिए एक एक को मैं आप सभी के सामने यहां बताता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है निवास के आधार पर। रहने के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो रहने के आधार पर, निवास के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं। पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय। निवास के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं। पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय। पितृस्थानीय का मतलब क्या हुआ? जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर अपने पति के घर रहने आती है विवाहित होने के बाद, तो बताइए वो पुरुष के स्थान पर रहने आई या पुरुष उस महिला के स्थान पर रहने गया? पुरुष के स्थान पर रहने आई। तो ऐसे परिवार जहां पर एक लड़की किसी पुरुष के यहाँ विवाह होने के बाद उसके घर रहने आती है तो उस स्थान को पितृस्थानीय कहा जाता है। अर्थात ऐसा परिवार फिर कौन सा परिवार हुआ? पितृस्थानीय परिवार। लेकिन जिस परिवार में माताओं की विशेष भूमिका हो, अर्थात यदि बात की जाए तो पितृस्थानीय शब्द मैंने आप सभी को बताया। अब आपको सभी को जानना है मातृस्थानीय। जिस परिवार में पत्नी पति के अधीन न रहकर संपूर्ण घर की स्वामिनी बन जाती है उसे कहते हैं मातृस्थानीय। शब्द समझ में आया? जिस परिवार में पत्नी पति के अधीन रहती थी पितृस्थानीय। जिस परिवार में पत्नी पति के अधीन न रहकर संपूर्ण गृह की स्वामिनी बन जाती है उसे हम लोग कहते हैं मातृस्थानीय। और तीसरा कौन सा होता है? नवस्थानीय। जिस परिवार में पति पत्नी अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों के साथ न रहकर एक नई दुनिया अर्थात एक नया घर बसाते हैं उसे कहते हैं नवस्थानीय। तो निवास के आधार पर परिवार 3 प्रकार के होते हैं, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय। दूसरा पॉइंट, अधिकार और सत्ता के आधार पर। अधिकार और सत्ता के आधार पर, अधिकार और सत्ता का अर्थ क्या हुआ? किस परिवार में पुरुष को अधिकार अधिक हैं या माता को अधिकार अधिक हैं? पुरुषों के निर्णय प्रधान होते हैं या माताओं के प्रधान होते हैं? इस आधार पर अधिकार और सत्ता के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। जिस परिवार में अधिकार और सत्ता पिताओं की होती है, पुरुषों की होती है, उन परिवारों को पितृसत्तात्मक कहते हैं। परंतु जिस परिवार में अधिकार और सत्ता माताओं की होती है उसे मातृसत्तात्मक कहते हैं। इतिहास का एक फेमस क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? मातृसत्तात्मक। क्योंकि वहाँ महिलाओं की मूर्तियां अधिक मिली थीं तो विद्वानों के द्वारा ऐसा अवलोकन किया जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यताओं में महिलाओं की प्रधानता अधिकार और सत्ता में रही होगी। इसलिए आप सभी लोग याद रखें परिवार टॉपिक को पढ़ते समय कि अधिकार और सत्ता के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तीसरा पॉइंट, वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, पितृवंशीय, मातृवंशीय।
जिस परिवार में संतानों के द्वारा पिता के वंश को ग्रहण किया जाता है पितृवंशीय। जिस परिवार में संतानों के द्वारा माताओं के वंश को ग्रहण किया जाता है मातृवंशीय। सदस्यों और आकार के आधार पर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं, इसलिए इन्हें मैंने रेड पेंसिल से लिखा हुआ है। सदस्यों या आकार के आधार पर, सदस्यों या आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? सदस्यों और आकार के आधार पर परिवार प्रमुख दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एकल परिवार, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल फैमिली। एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली। एकल परिवार क्या होता है? जिस परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों, अर्थात बच्चे छोटे हों, बच्चों की शादी अभी नहीं हुई हो, घर में बेटा हो, बहू नहीं आई हो, बच्चे अविवाहित हों। जिस परिवार में पति पत्नी और बच्चे अविवाहित हों, बच्चे छोटे हों, उसे हम लोग एकल परिवार कहते हैं। परंतु जिस परिवार में पति पत्नी और विवाहित बच्चे हों, उसे हम लोग संयुक्त परिवारों के नाम से जानते हैं। इनके संबंध में परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष तथ्य मैं आप सभी को बता रहा हूं, ध्यान रखें। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में जो लोग रहते हैं वो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक विकसित देश नहीं है, भारत एक विकासशील देश है। इसलिए विकासशील देशों में और कृषि प्रधान देशों में संयुक्त परिवारों की प्रधानता होती है, एकल परिवारों की अधिक प्रधानता नहीं होती। लेकिन ठीक इसका उल्टा हम लोग करें तो विकसित देशों में, बड़े बड़े देशों में जहां उद्योगों की प्रधानता होती है, उन देशों में एकल परिवारों की प्रधानता होती है। भारत के अंदर एक दूसरा पॉइंट यदि मैं जोड़ दूं कि गांव की अपेक्षा शहरों में एकल परिवारों की प्रधानता है, लेकिन गांव में आज भी संयुक्त परिवारों की प्रधानता होती है। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या समझे हम लोग? एकल परिवार पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं, संयुक्त परिवारों में पति पत्नी और विवाहित बच्चे होते हैं। एकल परिवार विकासशील और कृषि प्रधान देशों में कम प्रधानता वाले होते हैं, संयुक्त परिवारों की प्रधानता विकासशील और कृषि प्रधान देशों में अधिक होती है। परंतु विकसित देशों में, उद्योग प्रधान देशों में एकल परिवारों की प्रधानता संयुक्त परिवारों की अपेक्षा अधिक होती है। अगर शहरों और गांव की बात की जाए तो गांव में संयुक्त परिवारों की प्रधानता अधिक है, परंतु शहरों में एकल परिवारों की प्रधानता अधिक है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकल परिवार के कौन कौन से गुण हैं और एकल परिवार के कौन कौन से दोष हैं? इसी प्रकार संयुक्त परिवार के गुण कौन से हैं और संयुक्त परिवार के दोष कौन से हैं, इसे भी आप लोग ध्यान से समझें। पहला पॉइंट, एकल परिवार के गुण मैं आप सभी को बता रहा हूं। जब पति पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक होता है। एकल परिवार पति पत्नी और बच्चों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक होता है। एकल परिवार में सदस्य कम होने के कारण कलह की संभावना कम होती है। एकल परिवार में कुरीतियां, जो पारिवारिक कुरीतियां होती हैं, वो कम होती हैं। एकल परिवार में जो सदस्य हैं वे स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। हम दो हमारे दो, ऐसा भाव उन लोगों के मन में आता है तो वे सभी लोग स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चों के बीच में मधुर संबंध होते हैं। एकल परिवार में सदस्यों के बीच में गहरा भावनात्मक लगाव होता है। जितने कम सदस्य होते हैं भावनात्मक लगाव उतना ही अधिक होता है। तो ये थे एकल परिवार के गुण। लेकिन अब एकल परिवार के दोष कौन से हैं, उन्हें भी आप लोग ध्यान से समझें। एकल परिवार का सबसे बड़ा दोष यदि माना जाए तो एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चे जरूर होते हैं, लेकिन पति पत्नी के ऊपर कोई निर्देशन और परामर्श देने वाला, कोई समझाने वाला बड़ा बूढ़ा व्यक्ति नहीं होता। इसलिए एकल परिवार के सदस्यों को बड़े बूढ़ों के अनुभव का लाभ नहीं मिल पाता। यह सबसे बड़ा दोष माना जाता है एकल परिवार का। बड़े बूढ़ों के निर्देशन, उनके परामर्श, उनके अनुभव का लाभ एकल परिवार के सदस्यों को नहीं मिल पाता। दूसरा पॉइंट, एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं। यदि पत्नी गर्भवती है, किसी संतान को उसने जन्म दिया है, तो शिशु के देखभाल की प्रबल समस्या
उस परिवार में बनी रहती है। अगर एक से अधिक महिला सदस्य होते हैं तो शिशु के देखभाल की समस्या नहीं रहती, लेकिन एकल परिवार में शिशु के देखभाल की एक प्रबल समस्या बनी रहती है। यदि छोटा सा भी संकट एकल परिवार के सदस्यों पर आता है तो स्थिति दयनीय हो जाती है, अर्थात वो उसका व्यापक रूप से सामना करने में असमर्थ होते हैं, तुरंत ही स्थिति दयनीय हो जाती है। एकल परिवार के सदस्यों में स्वार्थ की प्रबल भावना आ जाती है, उन्हें अपना ही अच्छा लगने लगता है। यदि उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति कुछ दिन ठहरने के लिए आता है तो उन्हें बहुत खटकता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि यह भी एकल परिवार का एक सबसे बड़ा दोष है, स्वार्थ की प्रबल भावना। एकल परिवार के सदस्यों में कलह की संभावना कम होती है, लेकिन यदि कलह विकराल रूप ले लेती है तो आपको सबसे ज़्यादा सुनने को ये मिलेगा कि सबसे ज़्यादा भारत में और विदेशों में जितने भी तलाक के केसेस होते हैं वो एकल परिवार के सदस्यों में ही अधिक होते हैं। संयुक्त परिवारों में क्यों नहीं होते? क्योंकि संयुक्त परिवारों के सदस्यों को समझाने वाले कई व्यक्ति होते हैं। तो सबसे अधिक तलाक के केसेस जितने भी होते हैं वो सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली में देखने को मिलते हैं। चलिए अगली बात मैं आप सभी के सामने करता हूं, संयुक्त परिवार के गुण और संयुक्त परिवार के दोष। संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं? देखिए, संयुक्त परिवार जिसमें पति पत्नी और विवाहित बच्चे हों, अर्थात एक से अधिक परिवार जिस परिवार में सम्मिलित होते हैं, या ऐसा भी हम लोगों के द्वारा बोला जाता है कि जिस परिवार में एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य शामिल हों, वह भी संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, अगर परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं तो कामों का बंटवारा भी आसानी से हो जाता है। तो संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा गुण हुआ श्रम विभाजन, काम का बंटवारा। दूसरा गुण हुआ सामाजिकता। परिवार के जब सदस्य कई होते हैं तो समाज का एक लघु रूप उस परिवार में दिखाई देता है, अर्थात सामाजिकता की प्रबल भावना उस परिवार में दिखाई देती है। जितनी सोशल प्रोसेस सिंगल फैमिली में दिखाई नहीं देगी, उतनी सोशल प्रोसेस, उतनी सोशलिटी उस कंपाउंड फैमिली में दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट, जितनी भी परंपराएं होती हैं उनकी रक्षा एकल परिवार में नहीं हो पाती, लेकिन संयुक्त परिवार में बहुत बेहतरी के साथ होती है। कोई भी तीज त्यौहार जितना संयुक्त परिवार में नियमों के साथ मनाया जाता है, एकल परिवार में उसकी प्रधानता देखने को नहीं मिलती। अगला पॉइंट, धन का समान वितरण। संयुक्त परिवारों के सभी सदस्यों के बीच में धन का समान वितरण होता है, मितव्ययता होती है। अगर बच्चा कमाने लगा तो पिताजी ये कहते हैं कि आप अपने पैसे को अपने पास रखें, खर्चा मैं चला रहा हूं। अर्थात बच्चा अपने पैसे को संयुक्त परिवार में बचा सकता है, लेकिन सिंगल फैमिली में ऐसा नहीं है। सिंगल फैमिली में खर्चे अधिक होते हैं। संयुक्त परिवारों में जो बच्चे हैं वो बड़े बूढ़ों के निर्देशन में रहते हैं, इसलिए मितव्ययी भी हो सकते हैं। निर्देशन और परामर्श बहुत सुंदर टॉपिक है और बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ मैंने आपको बताया कि संयुक्त परिवार में बड़े बूढ़ों की संख्या अधिक होती है, बड़े बूढ़े होते हैं जिनका समय समय पर उचित निर्देशन और परामर्श परिवार के सदस्यों को मिलता रहता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। संयुक्त परिवार के दोष कौन कौन से हैं समझते हैं। संयुक्त परिवार का पहला दोष, कलह की संभावना अधिक। परिवार में सदस्य अधिक होते हैं, इसलिए कलह की संभावना बहुत अधिक होती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो परिवार के सदस्य जब अधिक होंगे तो कलह की संभावना अधिक होती है। यह संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा दोष है। व्यक्तित्व का पूरे तरीके से विकास नहीं हो पाता। दूसरा दोष कौन सा है? परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता। जब वो एकल परिवार में रहता है, सारे काम उसे ही करने होते हैं, इसलिए व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं होती हैं। लेकिन परिवार का रूप जब संयुक्त दिखाई देता है तो संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। तीसरा पॉइंट, संयुक्त परिवार के सदस्यों में आलस्य की प्रधानता होती है, नियंत्रण कठोर होता है, महिलाओं का सम्मान कम होता है और संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर परिवार के सदस्यों में आए दिन क्लेश होता रहता है। ये मैंने आपको प्रमुख पॉइंट बताए। संयुक्त परिवारों के गुण के साथ संयुक्त परिवार के दोष भी मैंने आपको बताए। अब एक अंतिम परिवार विवाह के आधार पर भी बताना आवश्यक है
कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि विवाह के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह के आधार पर भी परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक विवाही, बहुविवाही। एक विवाही, बहुविवाही। जिस परिवार में पुरुष के द्वारा एक विवाह किया जाता है उसे एक विवाही परिवार कहते हैं, परंतु किसी परिवार में पुरुष के द्वारा एक से अधिक विवाह जब किए जाते हैं तो उसे हम लोग बहुविवाही परिवार के नाम से जानते हैं। समझ में आया? इतना सारे पॉइंट और सारे तथ्यों को आप लोग ध्यान से समझ लें, एग्जाम की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। चलिए अगली सामग्री मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। अरस्तु नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक हुए। अरस्तु ने एक लाइन बोली कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात अरस्तु ने भी मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है और ये कहा है कि मनुष्य के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार दो प्रसिद्ध विद्वान हुए, एलियट और मैरिज। एलियट और मैरिज ने कहा कि परिवार पति पत्नी और बच्चों से बनी एक सामाजिक इकाई होती है। एलियट और मैरिज ने क्या कहा कि परिवार पति पत्नी और बच्चों से बनी एक सामाजिक इकाई होती है। बर्गीस और लॉक ने कहा कि व्यक्तियों का समूह, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसमें विवाह, रक्त और गोद लेने जैसी प्रथाएं होती हैं, उसे परिवार के नाम से जाना जाता है। अरस्तु ने क्या कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एलियट और मैरिज ने क्या कहा कि परिवार पति पत्नी और बच्चों से बनी एक सामाजिक इकाई होती है। उसी प्रकार बर्गीस और लॉक ने कहा कि व्यक्तियों का समूह जिसमें विवाह, रक्त संबंध और गोद लेने जैसी प्रथाएं होती हैं, उसे परिवार के नाम से जाना जाता है। तो परिवार एक सामाजिक इकाई जरूर है, लेकिन परिवार के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मतभेद भी दिखाई देते हैं और भिन्न भिन्न विद्वानों ने इन्हीं मत भिन्नों के आधार पर भिन्न भिन्न परिभाषाएं परिवार के संबंध में बताई हैं। अगली चीज, क्या ऐसे प्रमुख कारण रहे जिससे संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ? वर्तमान में भिन्न भिन्न एग्जाम्स की दृष्टि से कई बार सीटेट और यूपीटेट में ये प्रमुख कारण पूछे जाते हैं कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण क्या होते हैं। तो आपको ये जान लेना आवश्यक है सभी विद्यार्थियों को कि एकल परिवार का निर्माण संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण ही होता है। एकल परिवार संयुक्त परिवारों के विघटन के फलस्वरूप ही बनते हैं। कंपाउंड फैमिली बड़ी फैमिली होती है जिसके विघटन के फलस्वरूप एकल परिवारों का निर्माण होता है। तो ऐसे प्रमुख कारण कौन कौन से रहे जिससे संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ? पहला कारण है औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण समय के बदलते परिदृश्य के आधार पर जैसे जैसे उद्योगों की स्थापना हुई तो उद्योगों की प्रधानता के कारण ऐसा देखा गया कि परिवारों का विस्थापन हुआ और उद्योगों की प्रधानता के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ। तो एक प्रमुख कारण हमको मिला संयुक्त परिवारों के विघटन में औद्योगिकीकरण। दूसरा प्रमुख कारण नगरीकरण। उद्योग जहां पर स्थापित हुए वहां नगर स्थापित हुए। उद्योगों की स्थापना के आधार पर गांव से व्यक्ति ने पलायन किया और नगरों की तरफ गया, तो नगरीकरण में जनसंख्या में वृद्धि हो गई और गांव में जो संयुक्त परिवार थे उनका विघटन हुआ। इसलिए नगरीकरण भी एक प्रमुख कारण माना जाता है संयुक्त परिवारों के विघटन का। तीसरा प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती थी। परिवार के लोग कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर शहरों में पलायन करते थे, जिसके कारण शहरों में वृद्धि जनसंख्या में अधिक हो गई, गांव में जनसंख्या वृद्धि कम होने लगी। धीरे धीरे ये रूप दिखाई दिया कि परिवार का आकार जब बड़ा होता है तो कमाने की दृष्टि से या कमाने के लिए लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए जब वो शहरों की तरफ पलायन करता है तो ये भी एक प्रमुख कारण हुआ संयुक्त परिवारों के विघटन का। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति। वर्तमान में युवाओं की सोच वैज्ञानिक हो गई है। वो चाहते हैं कि यदि हम किसी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह करें तो परिवार में कुछ रूपांतरण देखने को मिलेंगे, जिसके कारण संयुक्त परिवारों का विघटन धीरे धीरे हुआ और एकल परिवारों की प्रधानता होती गई। तो पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति भी इसका एक प्रमुख कारण है। और अगला टॉपिक है शैक्षिक कारण। शिक्षा व्यवस्था ने व्यक्ति को इतना
सोचनीय बना दिया, जिसके कारण उनकी सोच में परिवर्तन आया और सोच में परिवर्तन के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन होने लगा, स्वार्थ की प्रबल भावना बढ़ने लगी, उन्हें अपना अपना दिखाई अधिक देने लगा दूसरों की अपेक्षा। तो भावनाएं यहाँ गौड़ हो गई और स्वार्थ की प्रबल भावना के विकसित होने के कारण यहाँ संयुक्त परिवारों के विघटन में प्रमुख भूमिका बनी। तो ये प्रमुख कारण मैंने आप सभी को बताए जिससे संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ। अगला पॉइंट है आदर्श परिवार की विशेषताएं। अगर आदर्श परिवार की बात की जाए कि कोई भी परिवार जो आदर्श परिवार माना जाता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलनी चाहिए, तो प्रमुख विशेषताओं में यदि हम लोग बात करें तो प्रमुख विशेषताओं में एक प्रमुख बात निकल के आती है, आदर्श परिवार वही परिवार होता है जिस परिवार में मुखिया की प्रधानता होती है, जिस परिवार में निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार मुखिया का होता है, जिस परिवार में मुखिया की चलती है, जिस परिवार में मुखिया प्रधान होता है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, उस परिवार को आदर्श परिवार के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, मुखिया का ये दायित्व होता है, मुखिया का ये कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के आस पड़ोस की भी अच्छी तरह जांच कर ले, अपने परिवार के आस पड़ोस के वातावरण को भी देख ले, तब वो जाके एक आदर्श परिवार बन पाता है। क्योंकि एक परिवार का प्रतिकूल प्रभाव दूसरे परिवार पर भी पड़ सकता है। अगर आस पड़ोस में आपका गली का माहौल अच्छा नहीं है तो परिवार पर विभिन्न प्रकार की परस्पर अंतःक्रिया का प्रभाव होने से, विपरीत प्रभाव पड़ने से उसके सदस्य भी प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, मुखिया का ये परम दायित्व है कि परिवार के सदस्यों का मानसिक स्वास्थ्य और वातावरण किस प्रकार का है इसकी भी जांच कर ले। मुखिया का ये परम दायित्व होता है कि परिवार के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को भी देखता रहे, तब वो आदर्श परिवार बन पाता है। अगला पॉइंट, परिवार को सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी सभ्य होना चाहिए। एक आदर्श परिवार तभी आदर्श परिवार बन सकता है जिस परिवार में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रमुख रूप से हो। अगला पॉइंट, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को उच्च बनाए रखने का प्रमुख उद्देश्य भी आदर्श परिवार में देखना होता है और प्रमुख उद्देश्य भी एक मुखिया का वहां होता है कि सारे सदस्यों को साथ लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रभाव है उसकी उच्चता को हमेशा वो कायम रखे। ऐसा एक आदर्श परिवार में देखा जाता है। अब इस टॉपिक को साथ ही साथ पढ़ाते पढ़ाते तो एक अन्य बात इसमें निकल के आती है कि परिवार के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छा विचार विमर्श किया है और परिवार के संबंध में काफ़ी पॉइंट मैंने आप सभी को बताए हैं। अब मैं कुछ प्रमुख पॉइंट आपको मित्र के संबंध में बता देता हूं, क्योंकि पूरे टॉपिक का नाम है परिवार और मित्र। तो मित्र की अवधारणा कैसे विकसित हम लोग करें, तो मित्र शब्द में आप सभी को कुछ प्रारंभिक रूप से बातें याद रखनी है कि प्रारंभिक तौर पर हम लोग बोलते हैं कि किसी बालक के साथ खेलने वाला और यथोचित सहायता करने वाले को मित्र कहते हैं। किसी बालक के साथ खेलने वाला और उसकी यथोचित सहायता करने वाले को मित्र कहते हैं। यह हुआ इसका प्रारंभिक अर्थ। पर सच्चाई में हम लोग देखें कि हमारे पशु पक्षी, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, हमारे पालतू पशु, ये क्या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के मित्र नहीं हो सकते? तो आप लोग विशेष रूप से याद रखें, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के ये परम मित्र भी माने जाते हैं, क्योंकि इनकी किसी न किसी अंतःक्रिया का प्रभाव हम लोगों पर देखने को मिलता है। इसलिए मित्र शब्द में साथ खेलने वाला और यथोचित सहायता करने वाला तो हमको याद रखना ही है, परंतु आसपास के वातावरण में जितने पशु पक्षी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के मित्र माने जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये हमको देते ही हैं। लेने की बात की जाए तो बहुत कम लेते हैं, लेकिन देते बहुत ज़्यादा हैं। तो इनकी अवधारणा मित्र के रूप में हमें समझनी है। मित्र किसी बालक के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण में परिवार, आस पड़ोस, स्कूल, समुदाय और धर्म को रखा जाता है। किसी भी बालक पर उसके मित्रता का या मित्र का प्रभाव यदि देखना है तो संपूर्ण सामाजिकरण प्रोसेस को हमें देखना होगा। सामाजिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत परिवार, आस पड़ोस, स्कूल, समुदाय और धर्म, इनकी विशेषता होती है। एक बालक का सामाजिकरण
उसी प्रकार से विकसित होगा जिस प्रकार से उसके परिवार के सदस्यों का वातावरण होगा, जिस प्रकार से उसका आस पड़ोस होगा, उसके विद्यालय का वातावरण होगा, उसका समुदाय और उसका धर्म, इन सभी का जिस प्रकार का वातावरण होगा, बालक का सामाजिकरण भी उसी प्रकार से देखने को मिलता है। दो प्रमुख विद्वान हैं पियाजे और मीड। पियाजे और मीड ने किसी बालक पर उसके सहपाठियों का सर्वाधिक प्रभाव बताया है। पियाजे और मीड ने किसी बालक पर उसके सहपाठियों का विशेष प्रभाव बताया है और ये बोला है कि उसके सहपाठियों पर और उस बालक पर उसके सहपाठियों का सर्वाधिक प्रभाव होता है। किसने बोला? पियाजे और मीड ने। बालक पर मित्र की परस्पर अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। सी टेट और एमपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी बालक पर उसके मित्र की किस क्रिया का प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ता है, तो परस्पर अंतःक्रिया का प्रभाव प्रमुख रूप से पड़ता है। अगला पॉइंट आता है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी, रिलेशनशिप क्या होता है? रिश्तेदारी शब्द में आप लोग याद रखें, समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था को रिश्तेदारी कहते हैं। जिन संबंधों को समाज ने स्वीकार किया हो उन संबंधों को रिश्तेदारी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोला मैंने? समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था को रिश्तेदारी कहते हैं। रिश्तेदारी के दो आधार होते हैं। पहला आधार रक्त संबंध और दूसरा आधार होता है विवाह संबंध। पहला आधार रक्त संबंध और दूसरा आधार विवाह संबंध। तो समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था को रिश्तेदारी कहते हैं। रिश्तेदारी के दो आधार होते हैं, रक्त संबंध और विवाह संबंध। तीसरा पॉइंट, सारे विद्वानों ने परिवार और मित्र जो विषय बनाया उस विषय में खेलों की भी प्रमुख भूमिका का महत्व बताया। किसी बालक का सामाजिकरण परिवार से होता है, उसके मित्रों की भी परस्पर अंतःक्रिया से होता है। तो क्या उस बालक के व्यक्तित्व के विकास में, क्या उस बालक के सामाजिकरण में खेलों की भूमिका नहीं होगी? तो खेलों की भी एक प्रमुख भूमिका सारे विद्वानों ने मानी है और बताया है कि खेल बालक की जन्मजात और सामान्य प्रवृत्ति होते हैं। खेल बालक की जन्मजात और सामान्य प्रवृत्ति होते हैं। खेलों से बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। खेलों से बालक में सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। खेल बालक के संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाते हैं। खेलों से बालक में क्रिएटिव प्रोसेस का विकास होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। खेल बालक के सामाजिक कौशलों का भी विकास करते हैं। सोशल स्किल्स जो होती हैं उनका भी विकास खेलों के माध्यम से बालक में होता है। ऐसा कई विद्वानों के द्वारा निरूपित किया गया। स्टर्न नाम के विद्वान ने बताया कि खेल स्वयं और स्वैच्छिक की जाने वाली गतिविधि होती हैं। स्टर्न नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि बालकों में खेल स्वयं और स्वैच्छिक रूप से की जाने वाली गतिविधियां होती हैं। हरलॉक ने बताया कि बालक जो भी अपने समूह में खेलता है वो आनंद प्राप्ति के लिए खेलता है। बालक अपने समूह में जो भी खेलता है वो आनंद प्राप्ति के लिए खेलता है। तो प्रमुख रूप से हमने चार बातें यहां से सीखी। खेल जन्मजात और सामान्य प्रवृत्ति होती हैं। खेलों से बालक में रचनात्मक, संज्ञानात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास होते हैं। खेल बालक के सामाजिक कौशलों का विकास करते हैं। स्टर्न ने बोला कि खेल स्वयं और स्वैच्छिक रूप से की जाने वाली गतिविधि होती है और हरलॉक ने बोला कि खेलों के द्वारा आनंद की प्राप्ति बालक का प्रमुख उद्देश्य होता है। बालक जो भी क्रिया करता है वो अपनी आनंद प्राप्ति के लिए करता है। परिवार और मित्र नामक टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते अब सबसे एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए मैंने यहाँ वर्णित की है, उसको भी आप सभी लोग देख लें। बाल विवाह से संबंधित कई बार एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ दो चीज़ें आप लोग विशेष रूप से समझें जो अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कई बार, उसका नाम है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट क्या है? बच्चे एक छोटे से प्राणी होते हैं जो रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास चाहते हैं। बच्चे आसमान में उड़ना चाहते हैं,
लेकिन कुछ ऐसी कुरीतियाँ, कुछ ऐसी कुप्रथाएं समाज में हुई हैं, समाज में विकसित हुई थी, जिनके कारण बच्चों के पंखों को काट दिया गया और बच्चे स्वयं एक स्वतंत्र रूप से वातावरण में उड़ नहीं पाए। कुछ ऐसी कुरीतियों ने बच्चों के संपूर्ण जीवन का विनाश किया था। उस कुरीति का नाम था बाल विवाह। बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति सामने आए, उनका नाम था हरविलास सारदा। ये अजमेर के रहने वाले थे। हरविलास सारदा जो अजमेर के रहने वाले थे, इन्होंने बाल विवाह की समाप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास भारत में किए और इनके प्रयासों के कारण ही एक अधिनियम, जिसे हम लोग बोलते हैं बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 28 सितंबर 1929 को 28 सितंबर 1929 को इंडिया में लाया गया। कहाँ पर? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में 28 सितंबर 1929 को समाज सेवक हरविलास सारदा जो अजमेर के रहने वाले थे, उनके प्रयासों से एक अधिनियम लाया गया जिसे बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम या सारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ कि सारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। दूसरा पॉइंट, इसमें बाल विवाह को समाप्त करने के लिए नियम बनाया गया और बालिकाओं की शादी की उम्र, बालिकाओं की विवाह की आयु बताई गई 14 वर्ष और बालकों की 18 वर्ष। अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की हो और 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का हो तो उनके विवाह को गैर कानूनी माना जाएगा। यह सारदा एक्ट में बालिका और बालक के विवाह की आयु मानी गई थी। 1930 में आया था हिंदू विद्याधन अधिनियम। 1930 में एक प्रमुख अधिनियम आया था, हिंदू विद्याधन अधिनियम। इसका भी क्वेश्चन सीटेट और रीट में पूछा जा चुका है। इस नियम के आधार पर यह माना जाता है कि हिंदुओं में, क्योंकि हिंदू विद्याधन अधिनियम इसका नाम है, तो हिंदुओं में यदि कोई बालक अपनी शिक्षा के आधार पर कोई भी संपत्ति अर्जित करता है तो वो संपत्ति उस बालक की स्वयं की मानी जाएगी, भले ही संयुक्त परिवार में रहते हुए परिवार ने उसकी शिक्षा का खर्च उठाया हो। फिर से सुने, 1930 में हिंदू विद्याधन अधिनियम लागू हुआ, जिसके आधार पर यदि किसी बालक ने अपनी शिक्षा से स्वयं में संपत्ति अर्जित की है तो वो संपत्ति उस बालक की स्वयं की संपत्ति मानी जाएगी, चाहे संयुक्त परिवार में रहते हुए उसकी शिक्षा का खर्च उसके परिवार के सदस्यों ने भले ही उठाया हो, लेकिन शिक्षा द्वारा अर्जित अगर उसने संपत्ति की है तो वो संपत्ति उसकी स्वयं की मानी जाएगी। इसी के साथ ये संपूर्ण परिवार और मित्र नामक पहली यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने आपका कंप्लीट किया है। इसके क्वेश्चन आप लोग लगाएं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न किताबों में या किसी भी स्थान पर मिलें तो ये मेरा दावा है कि संपूर्ण प्रश्न एक एक करके सारे लगेंगे। ऐसा आप लोग करिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक फिर से मैं आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूं। प्रतीक्षा करें और मुझ पर भरोसा रखें और अच्छाई बुराई जो भी अगर आपको मुझ में लगती हो वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप लोग आराम से बताएं। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।